नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की ओर से आयोजित साहित्य कला संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रही एडवोकेट शीतल शर्मा व्यास हमारे साथ हैं। वे आज के इस पैनल में रहेंगी और उनका क्रिमिनल लॉयर हैं और नशा निवारण और इस तरह के जो कानूनी विषय हैं उनके बारे में हम उनके साथ चर्चा करेंगे। और आज के इस पैनल में रामपुर से डीएसपी अभिमन्यु वर्मा जी हमारे साथ रहने वाले हैं। उन्होंने पहले भी एक वक्तव्य हमारे इस कार्यक्रम में दिया था और नशा निवारण और इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो समाज के सामने, सरकार के सामने चुनौतियां हैं, इस पर वो पहले भी अपना विषय प्रस्तुत कर चुके हैं। आज वो भी हमारे साथ पैनल में हैं, उनके साथ हम बात कर पाएंगे। इन दोनों पैनलिस्ट के साथ बात करने के लिए, संवाद करने के लिए आज हमारे साथ रहेंगी संतोष गर्ग, जो एक शिक्षिका हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में और विद्यार्थियों के अनेक कार्यक्रमों में, शिक्षा से जुड़े अनेक विषयों में भी इनकी भागीदारी परिचर्चाओं में रहती है। मैं आज के इस कार्यक्रम में शीतल शर्मा व्यास जी, अभिमन्यु वर्मा जी और संतोष गर्ग जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं संतोष गर्ग जी से कि वे दोनों पैनलिस्ट का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। संतोष गर्ग जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरी आवाज आ रही है? हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के फेसबुक लाइव पेज के आज के कार्यक्रम में अकादमी की ओर से मैं संतोष गर्ग आपका स्वागत करती हूं। सभी श्रोताओं का आज का विषय नशा निवारण सामाजिक आवश्यकता, जिसमें आज के मुख्य अतिथि कानूनविद श्रीमती शीतल व्यास जी और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिमन्यु वर्मा जी हमारे साथ रहेंगे। अब मैं अपने अतिथियों का एक संक्षिप्त सा परिचय आपके समक्ष रखती हूँ। शीतल व्यास जी, माननीय आप अधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्टाइज हैं। आप बाल कल्याण परिषद की सदस्य हैं। आप महिला बाल कल्याण बोर्ड में नॉन ऑफिशियल सदस्य भी हैं और सामाजिक गतिविधियों में, विशेषतः गरीब बच्चों की सहायता में आप एक अमिट योगदान दे रही हैं, जो कि आज के समाज की आवश्यकता है। अब मैं अभिमन्यु वर्मा जी का परिचय आपके समक्ष रखती हूँ। अभिमन्यु वर्मा जी मूलतः जिला कुल्लू के रहने वाले हैं। यह पूर्व में एक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। उसके पश्चात जो इनका रुझान और इनकी रुचि समाज के हित के लिए थी, इन्होंने प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत अपना कदम पुलिस विभाग में रखा और वर्तमान में यह रामपुर में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर कार्यरत हैं। अब मैं श्रीमती शीतल व्यास जी से आग्रह करती हूं कि वह आज के विषय नशा निवारण सामाजिक आवश्यकता पर अपने विचार रखें। शीतल जी। जी, सभी उपस्थित जनों को मेरा नमस्कार है और सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर एक मौका दिया कि मैं इस वर्चुअल माध्यम से इस जो आज का जो हमारा समाज है और जो इस देश में नहीं पूरे विश्व की एक समस्या है नशा, और हमारा देश, हमारा प्रदेश भी इस बीमारी से छूता नहीं है, इस विषय पर बात करने के लिए मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं सबसे पहले तो आप सबका आभार प्रकट करती हूँ।
देखिए, जो हमने विषय चुना है वो एक ऐसा विषय है जो आज के वक्त में सबसे ज्यादा जो ध्यान केंद्रित करता है हम लोगों का। और चाहे जनता है, चाहे सरकार है, चाहे एक आम आदमी है, एक जरूरत आन पड़ी है कि हम इस जो ये बीमारी है, ये कुरीति है जिसने पूरे समाज को, हमारी युवा पीढ़ी को, सिर्फ इसमें युवक नहीं है, युवतियां भी इसके लपेटे में आ गई हैं। और हमारी एक संघर्ष है इस बीमारी को हटाने का। उसी कड़ी में हम जिस तरह से, चाहे कोई अधिवक्ता है, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे समाज सेवक हैं, चाहे हमारे टीचिंग क्लास के जो लोग हैं, वो लोग या हमारे थिंकर्स हैं, सोशल जो समाज सेवक हैं, वो इस जो फील्ड है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और आज हम अगर नशा निवारण की बात करते हैं तो हमारे साथ जो आपने मेरे सहयोगी इसमें हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, जो, क्योंकि देखिए पुलिस का और जो जुडिशरी है उसका बहुत ज्यादा रोल माना जाता है नशे को लेकर। कि जिस तरह से पूरा समाज एक विकृत हो रहा है, क्योंकि जब कोई युवा या युवती नशे की चपेट में आती है तो वो सिर्फ अपने परिवार को असर नहीं करता है, वो पूरी समाज को, पूरी सोच को विकृत कर देता है। और आज मुझे लगता है कि इतने ज्यादा एफर्ट्स होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं फिर भी पीछे हैं कि हम अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को इन चीजों से बाहर निकाल पाए। मैं आपको कहना चाहूंगी, मैं अधिवक्ता हूँ, आए दिन मेरे पास जो नारकोटिक्स के केसेस हैं वो आते हैं, और बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं कि युवा जो बहुत अच्छे अच्छे घर से, संपन्न परिवारों से है, वो लोग क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको नशा करना है तो आपके पास धन धान्य भी होना चाहिए, आप संपन्न होने चाहिए। संपन्न परिवारों के बच्चे तो इसकी चपेट में आ ही रहे हैं, पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके घर के हालात ठीक नहीं है, पर वो फिर भी इस नशे की चपेट में आ चुके हैं, नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। और जो ये नशा है वो सिर्फ आपको मानसिक और शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाता है, ये हमारा जो समाज है उसमें जो और ज्यादा अपराध हो रहे हैं, ये एक कड़ी है। एक जो नशा है, नशे में जो लिप्त बच्चा है या जो कोई युवक युवती है, वो सिर्फ अपने को मानसिक क्षति नहीं पहुंचा रहा है, शारीरिक क्षति नहीं पहुंचा रहा है, वो हमारी समाज में जो एक सोच है उसको भी क्षति पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं आए दिन अखबार की सुर्खियों में बलात्कार के मामले सामने आते हैं, सोशल मीडिया पे हम बलात्कार के मामले देख रहे हैं, डिकॉइटी देखते हैं, हम चोर चकारी जो आप देख रहे हैं, जो घटनाएं बढ़ रही है। आप रात को कहीं अकेली सड़क पे सफर कर रहे हैं, वहां पे ऐसी खबर आती है कि किसी गुट ने आपको वहां पकड़ लिया, क्योंकि एक कारण जो ये हमारे अपराध बढ़ रहे हैं उसका कारण है नशा। और हम अगर बात करते हैं नशा निवारण की, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर हम कहते हैं कि हर चीज, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, और अगर मुझे पर एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर हमारे पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है और हम अगर उसको देखते हैं कि वो नशे में लिप्त है या वो बुरी संगत में है, अगर हम उसके घर वालों को ये चीज बताते हैं तो वो उसको नेगेटिव वे में लेते हैं और वो उसको समझने की कोशिश, वो उस पर पर्दा ढांकते हैं कि नहीं, ये हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता या हमारी बेटी ऐसे नहीं कर सकती है। और यही शुरुआत है उस बच्चे को शय देने की, कि अगर किसी ने आपको बताया है कि आपका बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है तो आप उसको उस पर चेक रखने के बजाय आप उसकी जांचने के कि बात सच है कि नहीं है, हमें इसमें क्या करना है, आप उस बच्चे को एक ब्लैंकेट देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, वो बच्चे को शय मिलती है। और घर से जब हम देखते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम ये चेक नहीं रखते हैं कि वो किसके साथ कंपनी कर रहा है, उसकी संगत किसके साथ है। और वो जब वो बड़े, अगर कोई छोटा बच्चा है वो अपने से डबल उम्र की, अपने से बड़ी उम्र के बच्चे की संगत करेगा, तो अगर 10 बच्चों की संगत करता है तो 2 उसमें ऐसे होंगे जो जो गलत चीज है, नशा है, उसमें फंसा होगा। कहीं ना कहीं वो बड़े बच्चे से सीखता है, उसका जो पीयर ग्रुप है वो एक पीयर प्रेशर होता है, उसके चलते भी बच्चे हमारे नशे में लिप्त हो जाते हैं। हम देखते हैं कि छोटे छोटे लड़के 20-20, 21-21 साल के सिर्फ नशा लेते नहीं है, वो ड्रग पेडलर्स का काम भी करते हैं। वो ड्रग पेडलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो घर से संपन्न है तब तो उनको पैसा मिल रहा है, उनको खूब पॉकेट मनी मिल रही है। पर अगर कोई बच्चा ऐसा है, कोई मिडिल क्लास से या कोई लोअर मिडिल क्लास या कोई गरीब बच्चा है, वो इस बुरी संगत में फंस जाता है, वो नशे में आदत में पड़ जाता है, उसको कहीं से, क्योंकि उसको तो लत पड़ जाती है, वो उसके पास पर इतना कोई सोर्स नहीं है कि वो कहाँ से, तो वो जब ड्रग्स के नशे में पड़ता है तो वो ड्रग पेडलिंग में पड़ जाता है। और जब उन बच्चों को पकड़ा जाता है,
और मैं खुद देखती हूँ अभी कि उनको 10-10, 20-20 साल की सजा होती है अकॉर्डिंग टू जो उनकी पास क्वांटिटी पकड़ी जाती है। बट अफसोस ये है कि ये बच्चे तो एक किसी उसमें उनको तो एक माध्यम बनाया जाता है कि ठीक है आपको हम ड्रग्स देंगे, आप हमारा ये काम कीजिए, हमारा आप पैकेट ये वहां छोड़िए। पर जो हमारा हम कहते हैं कि चाहे अगर बलात्कार के मामले बढ़ते हैं तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हम दोष देते हैं कि हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है वो लचर है। और वही सेम है कि अगर हम बोलते हैं कि अगर ड्रग्स में बच्चे पकड़े जाते हैं तो जी वो कानून से छूट जाते हैं। पर मैं आपको कहना चाहूंगी कि ठीक है, कहीं ना कहीं कानून की भी जो लचर हमारी प्रक्रिया है वो इन लोगों को छुड़ा देती है। कहीं ना कहीं कमी रहती है शायद पुलिस की तरफ से कोई कागजी कार्रवाई में या कोई गवाही के टाइम में। और ठीक है, वकील है, वकील का काम है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि चाहे जितना बड़ा मुजरिम हो उसका राइट टू बीइंग हर्ड है वो उससे कोई नहीं छीन सकता है। अगर हम कसाब की बात करें तो उसको भी वकील दिया गया। कई बार लोग हमें पूछते हैं कि आप नारकोटिक्स में क्यों केसेस लड़ते हैं, ये लोग तो समाज को खराब कर रहे हैं। हम अगर केस, क्योंकि मैं आप हमारे साथ डीएसपी साहब जुड़े हैं, डीवाईएसपी साहब जुड़े हैं, मैं इन्हें भी मुझसे ज्यादा ज्ञान होगा इस बारे में कि आप देखते हैं कि अगर अदालत में ये लोग छूटते हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी टेक्निकल इशू के कारण छूटते हैं, क्योंकि सिर्फ कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में आके शुरू नहीं होती है, वो उसी वक्त शुरू होती है जब वो बच्चे नैप किए जाते हैं। आपके जो पुलिस द्वारा कागज बनाए जाते हैं, चाहे वो सीजर मेमोज हैं, चाहे वो गवाहियां हैं, चाहे कोई बयान है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी होती है कि वो लोग ऊपर आके बड़े अच्छे वकील को करते हैं और वो छूट जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारा कानून का खौफ है वो एक तरह से खत्म हो रहा है। पर उससे बड़ा दुर्भाग्य बात है कि हम ड्रग पेडलर्स को तो पकड़ लेते हैं पर शायद उस किंग पिन तक हम पहुंच नहीं पाते हैं जो इन धंधों में उन बच्चों को लिप्त करता है। हमारे आप हिमाचल की बात लीजिए, अभी हाल ही में, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगी उस व्यक्ति का, वो कितने ही सालों से इस ड्रग्स की प्रक्रिया में था, उसने पता नहीं कितने घर बर्बाद किए, कितने युवाओं को बर्बाद किया, और अब जाके कहीं पे उसपे शिकंजा कसा गया, उनकी धर्मपत्नी पे शिकंजा कसा गया, उनकी पूरी प्रॉपर्टी सीज हुई। पर आज तक उन्होंने, इतने सालों से वो इस धंधे में लिप्त था कि उसने पता नहीं हजारों और हजारों बच्चों को बर्बाद कर दिया है। दुर्भाग्य ये नहीं कि कानूनी प्रक्रिया, दुर्भाग्य ये है कि आज भी जरूरत है उनको, जो बोलते हैं कि इनके जो माई बाप बैठे हैं ऊपर, हमारे पास अगर कोई केस आता है तो वो उनको, अगर आप हालात देखेंगे उनके घर वालों की, तो उनकी हालत नहीं होती है वो किसी वकील को 1.5-2 या 3 लाख रुपए दें कि हमें छुड़ाएं। उनके ऊपर जो उनके गॉड फादर्स बैठे हैं वो आज भी पुलिस से अछूते रहते हैं। और इसी कारण है कि जो ये ड्रग्स का कारोबार है ये बढ़ता जा रहा है। और बहुत मतलब ये विडंबना है कि अगर हमारे साथ पुलिस ऑफिसर जुड़े हैं, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलते हुए कि कहीं ना कहीं सर भी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि देखिए हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एंटी सोशल एक्टिविटीज को सहारा देते हैं। और कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं इसमें फॉल्स इम्प्लीकेशन होती है, कहीं ना कहीं मिली भगत होती है, कहीं ना कहीं वो लोग छूट जाते हैं और वो जो कानून का खौफ है वो एक वक्त में आके खत्म हो जाता है। और मैंने आपको कहा कि हम घर में जब नजर रखेंगे, अगर मेरा बेटा है तो मैं 7वीं 8वीं से उस पर नजर रखना शुरू करूं कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, तो उसके बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं, उसमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, या उसको कुछ, उसके पास कोई ऐसी चीजें हैं जो हम लोग उसको उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं पर उसके पास फिर भी है। हम उनकी एक्टिविटीज पे चेक रखें, क्योंकि देखिए हम सिर्फ कानून पे या पुलिस उस पे चेक रखे या कोई एनजीओ उस पे चेक रखे, कोई वो एक इस समस्या का हल नहीं है। हमें, मुझे एक माँ होने के नाते, अगर हम अभिभावक हैं तो हम अपने बच्चे को शुरू से उसमें स्ट्रिक्टनेस में ना रखें पर एक सर्वेलेंस पे रखें, एक हम विजिलेंट रहें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। क्योंकि आजकल हम, शिमला तो एक बहुत छोटा सा शहर है, मैं देखती हूँ कि छोटी छोटी युवतियां, स्कूल की युवतियां हैं, वो भी इस चीजों में लिप्त पाई जा रही हैं। और हमने खुद कोशिश की है कि हम अगर उनके घर, बच्चों के घर तक ये बात पहुंचाए, उनके स्कूल्स तक ये बात पहुंचाए, तो वो लोग बिल्कुल मुकर जाते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। अगर हम कहते हैं कि कानून बहुत ज्यादा, क्योंकि जो नारकोटिक्स एनडीपीएस एक्ट है वो एक स्पेशल एक्ट है। आप बड़े, अगर हम देखेंगे आईपीसी की बात करेंगे, सीआरपीसी की बात करेंगे, वो बहुत क्लियर है क्योंकि वो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए। पर जो हमारे कुछ ये स्पेशल एक्ट है, आप एनडीपीएस, पॉक्सो, ये चीजें, क्योंकि ये सब रिलेटेड है। आप एनडीपीएस, जो हमारा नारकोटिक्स है, ड्रग्स की वजह से छोटी उम्र में बच्चे ड्रग्स में पड़ते हैं, छोटी उम्र में वो पॉक्सो केसेस में फंस रहे हैं, छोटी उम्र में वो चोरी में फंस रहे हैं, छोटी उम्र में वो बलात्कार में। क्योंकि जब आप इतना ज्यादा ड्रग्स ले लेंगे, आपकी सेंसेस सारी लूज हो जाएगी, आप बलात्कार भी करेंगे, आप चोरी भी करेंगे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आप बल्कि आप देखेंगे कई हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी बच्चे ने किसी
बच्चे ने अपने माँ का कत्ल कर दिया, अपने पिताजी की हत्या कर दिया, दादा की हत्या कर दी, क्योंकि उनको वो चीज नहीं मिल पा रही थी, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा था। और हमारी जो सरकार है उन्होंने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, डी एडिक्शन सेंटर्स भी शुरू किए हैं, पर उसमें उस तरह की समस्या, मतलब जो ये समस्या है इसका समाधान किया जा रहा है। क्योंकि अब हम उड़ता पंजाब की बात करते थे और अब हमारा हिमाचल भी अछूता नहीं रहा है। आप चंबा देखिए, आप कुल्लू देखिए, हम इतनी सिरमौर देखिए, जो ये समस्याएं हैं ये बहुत ज्यादा है। और हम वहां से बच्चों को तो पकड़ लेते हैं, पर बच्चों को पकड़ना, उनको सजा करना, ये किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। हमें इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। इसके लिए घर वालों को, परिवारों को, पुलिस प्रशासन को, कानून को, पूरी सरकार को एकजुट होकर, हमारी संस्थाएं हैं वो, इसमें मैंने देखा है हमारे शिमला जैसे शहर में कई संस्थाएं हैं जो डी एडिक्शन सेंटर्स खोल रहे हैं, बच्चों को अगर वो ट्रेस करते हैं कि कौन इन चीजों में है। और हमारा पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि अब जो हमारे यंग ऑफिसर्स आए हैं वो बहुत ज्यादा अवेयर हैं कि हमने कहाँ पे छापा मारना है, कहाँ पे हमने बच्चों को पकड़ना है। और एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज आया है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में, कि वो जिस तरह से हम देखते हैं इतनी ड्रग्स की क्वांटिटी पकड़ी जाती है, फॉरेन पेडलर्स जो आते हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनको सजा भी हो रही है। पर वो मुझे लगता है एक अधिवक्ता होने के नाते कि वो खौफ अभी भी लोगों में नहीं आया है उनको, क्योंकि पता है कि अगर पुलिस पकड़ती है, उनको केस होते हैं, वो कुछ ना कुछ छूट जाएंगे। हाँ, कुछ उसमें कन्विक्शन जो रेट है वो बढ़ रहा है अब, क्योंकि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उन्होंने कुछ ऐसी जजमेंट दी है कि अब यहाँ पे बहुत ज्यादा जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ रहा है। पर क्योंकि हम इस समस्या को कोर्ट में नहीं सुलझा सकते, हमारा पुलिस प्रशासन, आप देख सकते हैं अब तो महिलाओं ने बहुत ज्यादा अग्रणी भूमिका में आकर, आप देख सकते हैं भांग की खेती को उखाड़ रही है। शराब तो आप रखते हैं, ठीक है, शराब लोग पीते थे, पर वो शायद इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितनी सिंथेटिक ड्रग्स हैं। आप देख सकते हैं चिट्टा इतना ज्यादा हिमाचल में फैल रहा है, छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां छोटी, अभी मैं पिछले कल ही पढ़ रही थी, एक लड़की वहां पे चिट्टे के साथ पकड़ी गई है। बहुत दुख होता है कि हमारा जो हिमाचल है देवभूमि कहा जाता था, बहुत मासूमियत थी यहाँ के युवा युवतियों में, अब वो भी इन चीजों से, क्योंकि अगर हम बोलते हैं एक्सपोजर की बात, हमारे बच्चों को नेगेटिव एक्सपोजर मिल रहा है। हमारा सोशल मीडिया आप देखेंगे, टीवी देखेंगे, इनके माध्यम से भी एक नेगेटिव एक्सपोजर है। और सबसे बड़ी बात है पीयर प्रेशर। तो हम हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारे बच्चे के आसपास संगत है वो कौन लोग हैं। क्या अपनी उम्र से डबल उम्र के बच्चे के साथ वो घूम रहा है? क्या वो किसी बहुत, अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो मेरा बच्चा बहुत ही किसी रिच बच्चे के साथ घूम रहा है जिसको बहुत अच्छे कुछ उसको शौक है, उसमें उसके गलत शौक भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप डी एडिक्शन सेंटर में भी जाते हैं, वो इनका ट्रीटमेंट जिस तरह से करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है उनका हर तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बच्चे हमारे तभी ठीक रह सकते हैं जब हम उनके बिहेवियरल चेंजेस, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स पे ध्यान रखें। क्योंकि वो अगर कल को मेरा बच्चा बिगड़ जाता है, कोई पुलिस केस बनता है, तब मतलब जो आपके हाथ से बात निकल जाती है, पेरेंट्स तब चिल्लाते हैं जब उनके हाथ से बच्चा निकल चुका होता है। तो आज हम जिस तरह का आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं अधिवक्ता हूं, मेरा काम है अगर कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो हम अपनी पूरी जान लगाते हैं उसको निकालने में। पर कई बार हम भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि इनके पीछे भी कोई लोग हैं। अगर कोई 20 साल का बच्चा है तो वो ड्रग पेडलिंग में कैसे पड़ गया, क्योंकि उसके पीछे कोई ऐसा इंसान है। तो ये पुलिस को और हम मतलब समाज को मिलकर इन लोगों की जो है, इन लोगों को एक्सपोज करना है। हमारा पुलिस, क्योंकि मैं देखती हूँ कि कई कुल्लू में हमारी लेडी ऑफिसर्स है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है नारकोटिक्स में। आप हमारे शिमला में देखिए, आप सिरमौर में देखिए, बहुत अच्छा है। जो पहले इतना ज्यादा चेक नहीं होता था, अब जगह जगह नाके लगते हैं, रात को बच्चे पकड़े जाते हैं, लड़के लड़कियां पकड़े जाते हैं, और बहुत अच्छा काम है। और ये हम लोगों का कोलैबोरेटिव मिशन होना चाहिए कि हम लोग इसको हटाएं। आप लोग, हम इन वेबिनार्स के माध्यम से जो लोग भी इनके साथ जुड़ते हैं, शायद अगर मैं 10 बातें करती हूँ तो वो एक बात को लेकर कहीं ना कहीं कन्विंस होते होंगे। तो हमारे बीच में हमारे वक्ता है, ये शायद मुझे लगता है कि ज्यादा, क्योंकि हम लोग तो बचाते हैं, ये लोग हैं जो नीचे से उन लोगों की उस समस्या को पकड़ते हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा अपना बात ना करूं, आगे कोई चर्चा होगी तो उसमें कोई बिंदु होगा तो मैं जरूर अपना विषय रखूंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मैं अपेक्षा करती हूँ कि हमारे जो ये कार्यक्रम है, इसके माध्यम से जो लोग हमसे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं समस्या के निदान के लिए समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ताकि जो हमारी आने वाली हमारी जनरेशन है और जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, जो ये मेनेंस है, ड्रग मेनेंस है, इसमें पड़ चुकी है, उसको हम निकाल सके। और बस मैं आखिरी बात के साथ अपने बात को खत्म करूंगी
कि हम अपने बच्चों की गलत चीजों को छुपाए ना, हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, हम उसके माइंड पैटर्न को पढ़ें कि क्या समस्या है कि वो इस चीज में पड़ गया है, तभी शायद हम इस चीज से उस बच्चे को बाहर निकाल सकेंगे। तो डॉक्टर साहब, इतना ही मेरा कहना है। आगे जो हमारे सर यहाँ पे जुड़े हैं वो कोई बिंदु रखेंगे तो मैं उस पर चर्चा करना जरूर वो समझूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद शीतल जी। अभी आप हमारे साथ ही रहेंगे। अभी आपने अपना पक्ष रखा विषय के ऊपर, इसके पश्चात हम एक परिचर्चा करेंगे आपस में। तो परिचर्चा करने से पहले मैं आग्रह करती हूँ डीएसपी अभिमन्यु वर्मा जी से कि वह इस विषय पर अपना वक्तव्य रखें। अभिमन्यु वर्मा जी। सर्वप्रथम हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी, इनके सचिव डॉक्टर करम सिंह जी, मैडम संतोष गर्ग जी और मैडम शीतल व्यासी का धन्यवाद कि एक ऐसा मंच आपने आज सजाया है। और विषय भी है कि नशा निवारण सामाजिक आवश्यकता। कम से कम हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, कि एक समस्या हमने नशे को माना है। नहीं तो हम छुपाते हैं और छुपाने से आग ज्यादा बढ़ रही है। सबसे पहले तो जो समस्या है ये मानना पड़ेगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, 2-3 साल में फील्ड में रहा हूं, तो छोटे छोटे बच्चों से लेकर, मैडम शीतल व्यास बहुत ठीक कह रहे थे, अगर हम एक वर्दीधारी या एक एज ए लॉयर हम बात ना करें, हम ये बात करें कि एक सामाजिक समस्या है और समाज के सभी अंग हैं, तो जितने भी अपराध होते हैं, अधिकतर अपराध, ये मानेंगे सभी कि नशे की हालत में अधिक अपराध होते हैं अगर हम देखें। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो बच्चे हमने युवा पकड़े हैं नशे के साथ भी, डी एडिक्शन सेंटर में भी भेजे जिनको लत लगी थी, और माता पिता से भी बातचीत करने का मुझे मौका मिला। हालांकि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं कि नारकोटिक्स का मैं बहुत विशेषज्ञ हूं, लेकिन फिर भी मैंने जब भी माता पिता से पाठशाला में, बच्चों से कॉलेज में या कहीं भी बात की है, तो सामाजिक समस्या है तो इसको, पूरे समाज को इसमें जोड़ना पड़ेगा। कारण बहुत छोटे छोटे हैं। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। कहीं गांव में आग लगती है तो क्या करते हैं? जिसके पास जोर सोर्सेज होता है वो उसको लेकर के जाता है आग बुझाने के लिए। किसी के पास हैंड पंप है, पानी की पाइप है, नहीं है तो मिट्टी उठा करके भी फेंकना चाहता है ताकि आग बुझे। उसके दो फायदे उसको दिखते हैं। पहला फायदा है पड़ोसी या रिश्तेदार की सहायता करना, और दूसरा फायदा है, ये जो सबसे बड़ा फायदा वो दिखता है, कि आग मेरे घर तक ना पहुंचे। अगर हम जो फिजिकल आग जो दिखती है, लेकिन जो एक नशे की आग जिसमें हमारा समाज जल रहा है, मैंने देखा है माताओं को रोते हुए, बहनों को रोते हुए। माता पिता मेरे पास आते हैं अब कि बच्चों को बचाइए, और ये सच्चाई है। और ये जो आग है ये दिख नहीं रही है। अभी हमें लग रहा है कि पड़ोसी का बच्चा बिगड़ा है, पड़ोसी का बच्चा खराब हुआ है, लेकिन जब वो आग मेरे घर को पहुंचेगी तब मैं उस दिन पछताऊंगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, ये सोचने की बात है कि मेरा अपना प्रयास क्या रहा एक बच्चे का जीवन बचाने के लिए। हम जो एज ए पुलिस ऑफिसर या पुलिस विभाग की मैं बात करूं, तो हमने 3-4 स्टेप्स में ये काम शुरू किया है। जैसे हमारे आदेश भी हैं विभाग की तरफ से, और हम लोग फील्ड में भी जो काम कर रहे हैं। पहला काम है जागरूकता। जो बच्चे ठीक है हमारे, जो युवा ठीक है, वो उस दलदल की तरफ ना आकर्षित हो, तो उनमें जागरूकता पैदा करने का सबसे बड़ा काम है कि उनको जो अट्रैक्शन है वो क्यों है। आज अगर हम एक सामाजिक बुराई की बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। छोटे बच्चे, टीनेजर, वो भी ड्रग्स की लत में पड़े हैं। और अभी जो कुछ दिन पहले न्यूज चली थी बॉलीवुड की, अगर देखा जाए तो उनको क्या किस चीज की कमी है, तो एक क्यों ये बच्चे या युवा, या कुछ जो कारण है ये हमको समझने पड़ेंगे कि किन कारणों से जो है हमारा युवा वर्ग, चाहे वो युवती है, युवक है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, किसी भी व्यवसाय में,
मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी पकड़े गए। बहुत दुख होता है कि जिसको रोकना चाहिए था वो पकड़ा गया। लेकिन साथ ही ऐसे भी युवा पकड़े गए जो बीटेक थे, हाई क्वालिफाइड थे, ट्रेनिंग कर रहे थे और उनको कोई कमी नहीं थी। अगर अभी हम बॉलीवुड की, जैसे मैंने उदाहरण के लिए बात की, ये नहीं कि अभी तक मैं एविडेंस के बात पर बात नहीं कर रहा हूँ, जो न्यूज में देखा कि उनको क्या आवश्यकता पड़ी। तो ये कारण ढूंढने बहुत आवश्यक है समाज में कि ये आग फैल क्यों रही है, युवा वर्ग क्यों भटक रहा है इस ओर। तो जागरूकता के माध्यम से हम बच्चों को पहले तो बचा सकते हैं ताकि वो उस अंधेरे गर्त में ना जाए। तो इसमें हमारे को मिले जुले सबके प्रयास की आवश्यकता है। जिस तरह हम गांव में एक दूसरे की मदद से आग बुझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ बहुत आवश्यक है कि हम एक दूसरे को समझें, अपने बच्चे को समझें। एक जो हमारा सामाजिक ताना बाना जो टूट गया है उसको फिर से जोड़े। नहीं तो क्या है, जैसे मैम शीतल शर्मा जी ने भी कहा कि किसी माँ बाप मानते ही नहीं है कि हमारा बच्चा गलत है और उससे बहुत बड़ी एक समस्या पैदा होती है। मेरे पास ऐसे ऐसे माता पिता जिनसे मैंने बात की, जिनको किसी भी ढंग से हमें पता लगा कि बच्चा गलत है, तो हमने माता पिता को बुलाया। लेकिन हाँ, नकारात्मक दृष्टिकोण उनका अवश्य है, लेकिन हमारे पास जो एविडेंस आते हैं, जैसे कहीं से चैट मिल रही है बच्चे की, कॉन्टेक्ट नंबर मिल रहे हैं पेडलर्स के पास, तो जब हम उनको दिखा रहे हैं कि बच्चा मान रहा है कि हाँ, मैं गलत नशे की संगत में पड़ गया हूँ, तो हम जब समझा रहे हैं तो पिता तो एग्री है कि ठीक है, इसको नशा निवारण केंद्र में भेजा जाए, लेकिन माता फिर उसी कि मेरा बच्चा है, मेरा लाडला है। तो ये जो माता पिता का बहुत ज्यादा उसमें उस समय का स्नेह है, वो भी बच्चों की लाइफ को खराब कर रहा है। और बहुत सारे साइकोलॉजिकल कारण हैं, जो टीन एज में चेंज होती है हमारी एज, उसमें बहुत सारे रीजन रहते हैं कि बच्चा बड़ा दिखना चाहता है, बड़ों की संगत में जाना चाहता है, और बड़ा दिखने के लिए उसके पास जो सबसे बड़ी, मुझे एज ए पुलिस ऑफिसर जब मैं बच्चों से बात की है तो बहुत बड़ी कमी लगी, और मैं हर मंच पर इस चीज को उठाता हूँ कि बच्चों के पास ड्रीम नहीं है, बच्चों के पास अपना कोई सपना नहीं है, कि उनका कोई ध्येय नहीं है कि एम क्या है बच्चों को। तो बहुत कम बच्चों के पास एम मिल रहा है। और तो जब जिस बच्चे के पास एम नहीं है वो भटकेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहता है। कुछ हमारे सामाजिक दबाव है, पारिवारिक दबाव है कि तुझे डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। उसकी क्षमता नहीं पहचान रहे कि बच्चे में क्षमता क्या है, वो उसकी अपनी इच्छा क्या है। तो ये जो मैंने 3 Ds पर फोकस किया था बच्चों के साथ, जब भी मैं बात करता हूँ कि ड्रीम, अपना एक ड्रीम हो। सबसे बात पहले मैं जागरूकता की बात कर रहा हूँ। ड्रीम, हमारे पास अगर ड्रीम है तो एक इच्छा है कि हमने पायलट बनना है, हमने डॉक्टर बनना है। और मैं समाज की बात तब कर रहा हूँ कि यही पीढ़ी है हमारी, जिसको हम बचाएंगे या बचा रहे हैं या कोशिश करेंगे, वही डॉक्टर बनेगी, वही इंजीनियर बनेगी, वही पुलिस अधिकारी बनेगी, वही हमारे रॉकेट चंद्रमा तक और मंगल तक ले जाएगी। लेकिन अगर यही पीढ़ी हमारी खराब होगी, जिनके पास दिशा नहीं है, तो कहीं ना कहीं पूरे समाज की इसमें कमी है। और इसके साथ जब उनके पास एक ड्रीम हो तो उनके पास लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है। जो डिसिप्लिन, इन डिसिप्लिन हम लाइफ देख रहे हैं, चाहे स्कूल से शुरू हो रही है, कॉलेज से शुरू हो रही है, या हमारे सामाजिक ताने बाने टूट गए हैं। एकल परिवार है, संयुक्त परिवार में एक डर था, एक दूसरे की मदद भी करते थे और एक दूसरे को समझते भी थे। ये जो चीजें टूटी हैं, इनके कारण कुछ ना कुछ बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। और एक डी, ड्रीम, दूसरा डी डिसिप्लिन, और तीसरा डी है नो टू ड्रग। और जब हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम इतना अच्छा होगा कि बच्चों को हम बता पाए कि जो एक नशा है वो हमेशा नाश ही करता है। बहुत छोटी सी बेसिक बात है कि अगर बच्चों को ये समझाया जाए कि बॉडी जो है हमारी सेल से बनी है, जिस तरह बिल्डिंग एक ईंट से बनती है, अगर एक एक ईंट निकाल दी जाए तो बिल्डिंग खराब हो जाती है। इसी तरह अगर नशा कोई बच्चा ले रहा है या उस तक पहुंच रहा है, अगर वो लेता है तो उसका क्या हानिकारक उसका परिणाम रहेगा। कहीं ना कहीं एक एक सेल अगर खत्म होगा तो उसका शरीर खत्म होगा, उसका विचारों में परिवर्तन आएगा। तो ये चीज जब हम, जागरूकता सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जाएं क्यों, उन कारणों को ढूंढने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चाहे हमारी एजुकेशन पॉलिसी, मैं नई एजुकेशन पॉलिसी पर नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या हमारे पास ऐसे विशेषज्ञ हैं कि हम बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं कि उसने कहाँ उसका सपना है, उसको हम क्या एक ऐसा एनवायरनमेंट घर में
या पाठशाला में दिया कि उसने कहा, उसकी सोच क्या है, क्या वो क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता है तो बने, लेकिन हमारी इच्छा है कि वो आईएएस ही बने या डॉक्टर ही बने। और कुछ बच्चे कुंठाग्रस्त होके भी इस लाइन में आ रहे हैं। जो मैंने बात की थी, एक बच्चा बीटेक मिला, उसको क्या कमी थी, अप्रेंटिसशिप कर रहा था लेकिन गलत सोसाइटी में चला गया। क्यों? क्योंकि जो टीन एज में उसको चीज जो चाहिए था वो उसको नहीं मिला, उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, और जो गलत संगत में एक बार चला गया। तो हमारे जो एक एनवायरनमेंट घर का है उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। जो हमारी पाठशाला का एनवायरनमेंट है उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। तो जागरूकता के साथ जो दूसरा पहलू है वो है पहचान का। हमें यही नहीं पता कि हमारा बच्चा गलत है या ठीक है, हमारे पड़ोसी का बच्चा गलत है या ठीक है, क्या मेरा अपना बच्चा कहीं वो एडिक्ट तो नहीं हो रहा है या नशे की संगत में तो नहीं जा रहा गलत। तो जब तक हमारे पास पहचान नहीं होगी तब तक हम उस पर कोई काम नहीं कर सकते। कोई दवाई बिना पहचान के हम नहीं किसी को दे सकते जब तक हमारे को बीमारी का ही नहीं पता। तो पहचान में हम दो काम उसमें मूल रूप से कर रहे हैं। एक तो एडिक्ट की पहचान, ताकि उसको सही दिशा में वापस लाया जा सके, नशा निवारण केंद्रों में भेजा जा सके, माता पिता की काउंसलिंग की जा सके, बच्चे की काउंसलिंग की जाए। और दूसरा पहचान है स्मगलर या पेडलर, वो बच्चों तक कैसे वो नशा पहुंच रहा है। जो भी एक एक बच्चे के जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। एक परिवार में आजकल एक या दो बच्चे हैं, एक परिवार से एक बच्चा खराब होने का मतलब है एक परिवार खत्म होना, और एक परिवार अगर खराब हो रहा है तो समाज खराब हो रहा है और देश खराब हो रहा है। तो जो हम भावी डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी हम सोचें वो तब होगा जब हमारी ये जनरेशन बचेगी। तो तीसरा है जो पकड़ना, जो पुलिस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैडम व्यास ने भी माना कि पुलिस कुछ तो अच्छा कर रही है। तो हमारी जो कोशिश है कि स्मगलर तक पहुंचना, कहाँ से बच्चे तक ड्रग्स कोई भी वो पहुंच रही है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण काम रह जाता है, जब हमने बच्चे की पहचान कर ली तो उसको वापस से सही रास्ते पर लाना। तो उसमें सब जगह सोसाइटी का बहुत बड़ा एक रोल है। चाहे हम एज ए माता पिता बात करें, जब तक हमारे को बच्चे की पहचान नहीं है तो हम उस पर क्या करेंगे, हमें मालूम ही नहीं है। दूसरा, हमारा जो सोशल जो रिश्ते थे, सामाजिक रिश्ते, वो टूट गए। उससे क्या है कि अगर मान लीजिए मेरा बच्चा खराब हो रहा है और डॉक्टर साहब को पता लग गया कि इनका बच्चा खराब हो, और डरते हैं, झिझकते हैं कि इनको बताएं या ना बताएं, तो हमारे जो ये रिश्ते टूटे हैं उसका बहुत इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर पड़ा है। और उसके कारण एक दूसरे को बताना नहीं चाहते कि अगर बच्चा गलत भी है। और दूसरा, हमारी जो ईगो है वो एक बीच में आ जाती है कि मैं पहले तो मानने को ही तैयार नहीं कि मेरा बच्चा गलत है। दूसरा, एक जो ये बीमारी है, अगर बच्चे को हमें एक बीमार के रूप में मान के चलें कि जो बच्चा हमारा एडिक्ट हो गया है किसी भी कारण से, तो उसको सुधार की आवश्यकता है, उसको डी एडिक्शन सेंटर की आवश्यकता है ताकि हमारा बच्चा वापिस आए। लेकिन समाज में मेरे पास ऐसे उदाहरण आए, एक बच्ची जो है वो 3 बार घर से भाग गई। जब पुलिस कर्मचारियों ने उसको फिर से पकड़ा तीसरी बार और माता पिता के हवाले करने लगे तो मुझे पता लगा कि सर वो बच्ची मिल गई। मैंने उसको, बच्ची को और माता पिता को बुलाया, और जब बच्ची से बात की तो वो बच्ची मेरे पास रोई। वो इसलिए कि सर वो तो पहले मैं ड्रग्स लेती थी, लेकिन अब मैंने सुधार किया। लेकिन जब मैं गांव में जाती हूँ तो गांव में मेरे को हर व्यक्ति जो है, या ज्यादातर जो हमें समाज की बात करूंगा, वो कहता है कि ये एडिक्ट लड़की आ गई। तो उस माहौल में मेरे को माहौल नहीं मिल पाता तो मैं घर से भागती हूँ। उस बच्ची की काउंसलिंग की, उसके पिता की काउंसलिंग की। तो हमारे को एज ए समाज ये भी सोचना पड़ेगा जो बच्चा वापिस आ रहा है उसको हम क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं ताकि वो बच्चा फिर से ना भटके। अगर उसको एक मौका जिंदगी का मिला है तो हमारी सबके प्रयास रहने चाहिए कि वो वापिस अगर मुख्य धारा में आया है, ठीक हो रहा है, तो उसको हम उसी तरह ट्रीट करें। एक बीमार था लेकिन अब नहीं है। अगर हम उसको बार बार तंग करेंगे और एक ऐसा एनवायरनमेंट घर में या समाज में देंगे तो वापिस बच्चा
कहाँ जाएगा? वापिस उसी बुराई की तरफ जा रहा है। तो ये जो मैंने छोटी छोटी चीजें नोट की, जो मेरे फील्ड में एक्सपीरियंस है, और मैडम व्यास ने बहुत अच्छा कहा, और मैं उससे भी अगर आगे जाऊं, बात युवाओं की है, बात मेरे देश के भविष्य की है। तो अगर हम एक समाज के रूप में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारा सबसे छोटी जो पीढ़ी है समाज की, वो है हमारा परिवार। हमारे परिवार में हम अपने बच्चों को कितना समय दे पा रहे हैं, क्वालिटी टाइम। एक तरफ टेलीविजन लगा डीएसपी है, साहब, दूसरी मैं थोड़ा सा तरफ मैम प्लीज। मैं डीएसपी साहब, मैं आपसे थोड़ा सा जी कहूंगी कि थोड़ा सा आप विराम देते हैं नहीं, आपको, वर्मा जी उसके अपनी बात पश्चात पूरी पुनः कर लीजिए, आपसे उसके चर्चा बाद चलते हैं। करेंगे। हाँ ठीक है सर, जैसे भी। वर्मा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। चलो राइट, ठीक है, ठीक है, आप ठीक है सर। आप अपनी बात पूरी तो कीजिए। जी जी जी। तो हमारी जो सबसे पहली जो परिवार जिसकी मैं बात कर रहा था, सबसे पहला बच्चा वहीं से सीखता है। और अगर हमारा घर का माहौल अच्छा है, तो बच्चे के गलत रास्ते में जाने के चांसेस कम हैं। लेकिन हमारे पास शायद उतना समय बच्चे के लिए नहीं है। हम व्यस्त हैं अपने व्यवसाय में, हम व्यस्त हैं कहीं और एक्टिविटीज में। कुछ समय हमारा मोबाइल और टेलीविजन ने खा लिया है। तो बहुत ज्यादा पैसा, ये भी एक कारण है। सामाजिक माहौल, जब हमारा बच्चा एक टीन एज में, जब उसको कुछ बनना है, उसके पास एक ख्वाब है, तो हमने उसको ख्वाब नहीं दिखाए। हमने उसको सिखाया नहीं कि अच्छा, आपने अगर, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, और जब मैं बच्चों से पाठशालाओं में भी बात की है, तो क्या बनना है, उसको इतना पता है कि मिलिट्री में जाना है, किस रैंक पर जाना है, क्या एनडीए करके जाना है, क्या सीडीएस करके जाना है, उसको कोई भी बताने वाला नहीं है। हमने बच्चे को, छोटे बच्चे को हेलीकॉप्टर दिखा दिया, जहाज दिखा दिया, लेकिन उसमें ख्वाब पैदा नहीं की, सपने पैदा नहीं की कि अब पायलट कैसे बनना। उसमें सोच ही पैदा नहीं की कि हेलीकॉप्टर उड़ाया और बनाया कैसे जाता है। तो ये छोटी छोटी जो कमियां हैं, छोटी कहूं या बड़ी, ये आप लोगों ने सोचना है। ये सारा जो लास्ट में है कि कुछ ना कुछ बच्चे हमारे गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको जब तक डायरेक्शन सही नहीं मिल रही है। तो जो मैंने बताया कि पुलिस विभाग के रूप में हम जागरूकता फैला रहे हैं, पहचान कर रहे हैं बच्चों की, जो एडिक्ट हैं उनकी, और जो दूसरे उन तक ये एनडीपीएस का जो भी सामान पहुंचा रहे हैं उनको, और बच्चों को की पहुंच तक रोकना। और बड़ी बात है कि बच्चों की वापसी, हम उनको एक बीमार के रूप में लें, क्योंकि अगर हम उनको एक हमेशा अपराधी की तरह ही ट्रीट करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर, जो रामपुर में जो चल रहा था, लगभग 30 से 40% युवा किसी ना किसी नशे में संलिप्त थे। और पुलिस की सख्ती कहिए, या हमने जितनी जागरूकता फैलाई अपने टीम के साथ मिलकर के, लोगों का काफी ज्यादा सहयोग भी मिला। और आज हम, बहुत खुशी होती है मुझे कहते हो कि 70% 80% जो चिट्टा है, हीरोइन है, उस पर कंट्रोल किया गया है। और बहुत सारे युवा जो है वापिस आए हैं डी एडिक्शन कैंप से, चाहे वो कुल्लू बजौरा गए, या शिमला के जो कैंप्स हैं उनमें गए, देहरादून गए, दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए। तो एक हमको सबको इकट्ठे होकर लड़ने की आवश्यकता है। अगर हम ये प्रोफेशनली हम बात करते रहेंगे कि पुलिस कर्मचारियों ने क्या किया, दूसरी साइड हम ये कहेंगे कि अच्छा, जो हमारे एडवोकेट है उन्होंने छुड़वा क्यों दिया, तो लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान लास्ट में हमारी सोसाइटी का है, हमारे बच्चे का है। अगर हम एक बच्चे के भी जीवन में परिवर्तन ला पाए, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हम सब के लिए होगी। तो जो मैं अपनी बात डॉक्टर साहब कह रहा था, तो सामाजिक ताने बाने को जोड़ने की जरूरत है। जो हमारी कठिनाइयां आती हैं पुलिस विभाग में, वो भी बहुत है। कठिनाई पहली ये है कि जब अब बच्चे को मानने को तैयार नहीं है कि हमारा बच्चा एडिक्ट है, या कोई सूचना होती भी है कि पास पड़ोस में कौन बच्चों तक ये चीजें पहुंचा रहा है, तो समाज चुप रहता है। और सच्चाई ये है कि 90% एफर्ट जो है पुलिस के अपने रह रहे हैं। 10% जो सूचनाएं आती हैं, वो कहीं ना कहीं से आती हैं छन करके, और उसमें भी कुछ ऐसी बेग होती हैं, उसको डेवलप करना पड़ता है।
फिर कहीं ना कहीं हम एक आदमी को, किसी को पकड़ पाते हैं। पता लगता है कि अच्छा जी रामपुर में चिट्टा बिक रहा है। अब कौन बेच रहा है? ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी की तरफ से उतनी नहीं आती। एक तो डर रहता है तो कि कहीं पुलिस एक्सपोज ना कर दे, उनको डर ये है कि माफिया है तो कहीं हमारा नाम ना चला जाए। इसलिए मैं यहाँ इस मंच पर यह भी बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने ड्रग फ्री ऐप बनाया, जिसमें अगर आप इंफॉर्मेशन कोई शेयर करते हैं वो डायरेक्ट उच्च अधिकारियों तक जाती है और आपका नाम, पता, नंबर कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होता। और जब तक समाज पहचान करके, क्योंकि गली मोहल्लों में देखना, ये पड़ोसी देख सकता है कि अच्छा मेरा बच्चा शाम को कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये गांव में एक व्यक्ति स्कूटर लेकर या वैन लेकर क्यों आता है रोज बच्चों के पास, और बच्चे यहीं क्यों इकट्ठे होते हैं। तो एक जो अगर समाज इकट्ठा मिलकर काम करेगा तो एक बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इतना ही मेरा अभी के लिए है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बात की है। मैं बिना कोई प्रश्न किए सीधा शीतल जी से जानना चाहूंगा कि इस विषय में कोई और विषय, कोई और बिंदु उनके ध्यान में आया है तो शीतल जी सबके साथ शेयर करें। जी देखिए, जैसे सर ने बताया कि हमारे बच्चे जो है दिशाहीन हो गए हैं और उनकी कोई सोच नहीं है, उनका कोई एम्बिशन। क्योंकि जो बच्चे तो पढ़ाई में अच्छे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, एक सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो अपने को बिजी रखते हैं, चाहे वो पढ़ाई में रखते हैं, चाहे म्यूजिक में, चाहे स्पोर्ट्स में, तो ये एक उनको दिशा देता है। जरूरी नहीं है कि हमने आईएएस, आईपीएस या डॉक्टर, इंजीनियर ही बनना है। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जो अभिभावक है वो एक कोई प्रेशर बिल्ड ना करे। अब मेरा बेटा अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि वो बहुत पुराना वक्त था हम लोगों का था कि अगर हम नाच गाना या कोई ऐसे खेल कूद में थे तो हमारे घर वाले कहते थे कि आज में क्या भविष्य है। तो क्योंकि आप अपने बच्चे को जितना बिजी रखेंगे, आपका अगर बेटा आप उसको जितना बिजी रखेंगे कि वो अपने स्कूल के बाद कहीं कोचिंग में जा रहा है या वो किसी गेम्स में जा रहा है, जिम में जा रहा है, अपने म्यूजिक सीख रहा है, और वो घर आके इतना एग्जॉस्टेड है कि वो उसको पता नहीं है कि मुझे किसी गलत संगत में जाना है। ये दिशा तो एक तो पहले परिवार वाले दे सकते हैं, और साथ में अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, और वर्तमान में भी जो है स्कूल्स में भी एक अलग तरह से, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ चीजों को अगर आप बहुत ज्यादा ढको तो वो भी बहुत डेंजरस होता है। हम लोग बात करते हैं कि हमारे बच्चे को, अगर हम घर में डरते हैं कि हम ड्रग्स की बात नहीं करें, बच्चे पे क्या असर होगा, पेरेंट्स को खुल के बात करनी चाहिए, अपने बच्चे को ये बताना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ड्रग्स है तो वो क्या है, और अगर आप इसको लेंगे तो उसका बुरा क्या है। क्योंकि देखिए हर बच्चे को आजकल हर चीज के बारे में पता है। वो अलग बात है कि वो घर में बहुत मासूम सा बन के घूमता है कि मुझे कुछ चीज पता ही नहीं है, पर 90% बच्चे, उनको इनका एक्सपोजर लेवल इतना ज्यादा है अपने स्कूल्स में चाहे अपने सर्कल में, कि उनको पता है कि ड्रग्स क्या है और क्या चीज कैसे होती है, रेप्स क्या है। हमें पेरेंट्स को एक बहुत ओपन माहौल में, क्योंकि सर ने कहा कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं हमारी, अगर हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं तो उसका एक अलग से वातावरण होता था, पर अब बच्चे न्यूक्लियर फैमिलीज में है, पेरेंट्स अपने बिजी है, तो वो दिन भर क्या गतिविधियां करता है उसमें नहीं है। पेरेंट्स उसको टाइम दें, उसको एक दिशा दें, उसको एक रास्ता दिखाएं कि बेटे आपको ये करना है, आपको अगर सबके साथ रहना है तो आपको अच्छी चीजें ग्रहण करनी है। अगर आप दूसरों की कंपनी कर रहे हैं तो उसमें से अच्छी चीज देखिए। कोई भैया गलत काम कर रहा है तो आप वो गलत चीज, आप सिगरेट पीना नहीं सीखेंगे, आप उस भैया से कुछ अच्छी चीज सीखिए। क्योंकि देखिए जब हम बाहर जाते हैं, हमारा बच्चा बाहर जाता है तो उसको अच्छा भी मिलेगा, बुरा कंपनी भी मिलेगी। और पेरेंट्स की सबसे फोरमोस्ट ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को प्रिपेयर करके भेजें कि देखिए समाज है, अच्छा बुरा सब इसमें होगा, हमने उसमें क्या ग्रहण करना है वो हमारे बच्चे पे है, और दिशा देना हमारा कर्तव्य है। स्कूलों में क्लासेस लगाई जानी चाहिए जिसमें आप चाहे पुलिस प्रशासन से किसी को बुलाइए, आप काउंसलर को बुलाइए, आप साइकोलॉजिस्ट को बुलाइए, जो बच्चों को ये एजुकेशन दे कि व्हाट इज ड्रग्स ऑल अबाउट। आप ड्रग्स करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको अपने को किस तरह से इन चीजों से बचाना है। क्योंकि छुपा के हम बच्चे को, छोटे बच्चे को तो आप गोद में रख के छुपा सकते हैं, और जो हमारी आगे जनरेशन बढ़ रही है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको हम कैसे बचाएंगे इससे। इस युग ये गर्क है, उसमें बच्चे घुसते जा रहे हैं। और पुलिस भी अवेयरनेस कैंपेन चलाती है। अब आप देख सकते हैं एनजीओज के माध्यम से हम बस हमारा ये कर्तव्य है कि हम मिलजुल कर, अगर हम कानून पे सिर्फ एक वो ना करें कि कानून सख्त होगा तब होगा, नहीं, हमारी परवरिश सही होगी, हमारा वातावरण आसपास का, चाहे वो स्कूल का है चाहे परिवार का है, वो अच्छा होगा। एक पुलिस का खौफ है,
वो पुलिस का खौफ कम होगा, क्योंकि एक पुलिस का खौफ रहता है, और एक दुष्प्रचार भी होता है कि उसमें कुछ चीजें शायद सही भी होती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो ये डिपार्टमेंट है वो भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों को शेयर देता है, जिससे जो हमारे बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। तो ये आपको हर जो चीज है चारों तरफ से जब हम इस पे नकेल कसेंगे, तभी हम इस जो हमारी बहुत बड़ी विकट समस्या है इसको दूर कर पाएंगे। और मुझे लगता है सबसे पहला हमारा जो घर है, हमारे घर का वातावरण है ऐसा। आप देख सकते हैं कि डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बच्चे की क्या मेंटल साइकोलॉजी है, वो किस तरह से इन चीजों में पड़ जाता है, शायद हम उस बच्चे को नहीं समझ पाते हैं, पर कई फैक्टर्स हैं जो इसको ड्रग्स के इसमें डालते हैं। तो हम इस पे नजर रखें, घर से टीचर्स को भी स्कूल्स में एक अलग से ये एक आप सिलेबस में ऐड कीजिए कि हमें, अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो हम ड्रग्स एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं। अगर हम वी कैन डिस्कस रेप्स, व्हाई डोंट वी डिस्कस ड्रग्स। तो हम इन चीजों को अगर ओपनली डिस्कस करेंगे, बच्चे को इसका, जो सर ने बोला कि हम, सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि बॉडी हमारी सेल से बनती है और जब सेल्स हमारे खत्म होते जाएंगे तो हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी। इसी तरह के अगर, क्योंकि आप बच्चों को देखेंगे, आप जो बच्चे हैं वो माँ बाप की इतनी नहीं मानते जितनी वो टीचर्स की बातों को सच मानते हैं। तो ये एजुकेशन हमारी अगर शुरू होगी, हम शायद, वो पुलिस वाले अगर अवेयरनेस कैंपेन करेंगे तो वो शायद डर के मारे सुनेंगे, पर वो उसको अपने दिमाग में नहीं बिठाएंगे। 6th-7th क्लास से अगर हम इसको अपने करिकुलम में ऐड करें कि हम इन चीजों को अपने बच्चों को सिखाएं, तो शायद हम बच्चों को इन चीजों से बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे बस शीतल जी, यही कहना था इसमें। आप बाल कल्याण परिषद से भी जुड़ी हैं, जी और जैसा अब आपके परिचर्चा में सामने आ रही है बात के, छोटे बच्चों का पेडलर के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है, तो परिषद के माध्यम से या कुछ और माध्यमों से भी इस तरह के कोई प्रयास किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा बाल कल्याण परिषद है इसके अंदर हमारे जितने ऑर्फनेजेस हैं, बाल आश्रम है, ये हमारे अंडर आते हैं। तो हम बीच बीच में मतलब वक्त वक्त में जाकर वहां पे हम पूरा इंस्पेक्शन करते हैं, क्योंकि अगर बालिकाएं भी हैं तो वो, क्योंकि वो आश्रम से बाहर जाती हैं, वो लोगों में घुलती मिलती हैं, और हम ये चेक रखते हैं उनकी, हमारे जो उनको वार्डन्स को सख्त निर्देश होते हैं कि आप चेक रखेंगे कि कोई ऐसी उनकी एक्टिविटी में चेंज है, या इनके पास कोई ऐसी चीज है, कोई एक्सपेंसिव चीज है। क्योंकि देखिए आजकल जो ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जो इस तरह के बच्चे हैं, इनको कोई भी बरगला सकता है। तो आप इनको जब पकड़े, आप इनको हम चेक रखेंगे कि क्या है, तो इसके लिए हमारी एक पूरी जो है वो सर्वेलेंस कमेटी का ही आप समझे कि हम वक्त वक्त में उसको चेक करते हैं। बाकी हमारा प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स कमीशन है एक, जो बाल संरक्षण कमीशन है, उनकी तरफ से वर्कशॉप्स होती हैं, उनमें हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अधिवक्ता करते हैं, और वो भी इसके, क्योंकि एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, वो इन चीजों पे चेक रखता है कि जो क्योंकि हम, मेरा तो परिवार है, मैं अपने बच्चे को, वो बच्चे ऐसे हैं जिनके शायद परिवार नहीं है, वो हम ही उनके माँ बाप है, जो कोई संस्था में है या कोई उनकी वार्डन है या उनके वहां पे केयर टेकर्स हैं। तो हम उनको ये बिल्कुल वो रखते हैं कि आप इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखिए, कहीं इनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। वहाँ टाइम टू टाइम काउंसलर्स को भेजा जाता है, डॉक्टर्स को भेजा जाता है, ताकि वो उन पे चेक रखें, उनकी पूरी निगरानी करें कि कोई बच्चा ड्रग्स में तो नहीं पड़ रहा है। क्योंकि जब आप ड्रग्स में पढ़ते हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज जरूर होते हैं, आपकी चिड़चिड़ापन आता है, तो साइकोलॉजिस्ट जब आपकी काउंसलिंग करते हैं तो दे कैन वेरी वेल मेक आउट कि बच्चा किसी गलत चीज में पढ़ रहा है। तो प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स कमीशन हो गया, चाइल्ड काउंसिल हो गया, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स है, ये पूरा एक अपना एक सर्वेलेंस उन्होंने इन चीजों पे रखा है कि हम जो ये बच्चे हैं जो बहुत मतलब आप बोल सकते हैं विकट परिस्थितियों में जी रहे हैं, कहीं वो किसी गलत उसमें ना पड़ जाए, और वो, क्योंकि उनका कोई उनको जवाबदेही तो डिपार्टमेंट की है या सरकार की है उनके लिए, तो सरकार की तरफ से पूरा ऐसा इंतजाम रहता है कि वो बच्चे किसी उसमें ना पड़े। और जो कमेटीज बनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज बनी है इन कमीशन के अंडर, वो ठीक तरीके से। जी ठीक। अभिमन्यु वर्मा जी, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, पहले हम कहते थे स्कूलों में मोबाइल बैन नहीं आना चाहिए, अब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ऑनलाइन एजुकेशन कोरोना काल में बहुत खतरनाक हथियार हमने बच्चों के हाथ में दे दिया है, तो क्या इससे चुनौतियां, समस्याएं और बढ़ेंगी या कुछ ऐसा अवेयरनेस हो पाएगा?
डॉक्टर साहब, मैं जब आपने फोन की बात की तो मैं ये कह दूं कि जो हमारी जनरेशन थी या जो आपकी जनरेशन थी है, वो शायद लैंडलाइन वाली है। और लैंडलाइन फोन जो बहुत हार्ड होते थे, सख्त होते थे, अंदर से मजबूत होते थे। आज जो ये स्मार्टफोन वाली जनरेशन चली है 5G की, ये जितने स्मार्ट हैं, जितने फास्ट हैं, उतने ही अंदर से कमजोर। तो जो बच्चा है हमारा स्कूल में जा रहा है, पाठशाला में बहुत आवश्यक है कि जो कोरोना काल में था, ऑनलाइन स्टडी थी, क्योंकि एक एजुकेशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन उसमें बहुत आवश्यक है कि माता पिता उसकी निगरानी रखें। क्यों? आपने अगर सिम कार्ड दे दिया है, मोबाइल आपने दे दिया है लेकर, उसका पासवर्ड बच्चे के पास क्या करो? तो अगर बच्चा आपका छोटा है तो पासवर्ड आपके पास, उसने क्या सर्च किया गूगल में, वो हिस्ट्री आप देखें। यूट्यूब में उसने क्या सर्च किया, क्या पढ़ा, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है सर, इस एक किस्म का ये बॉम्ब है। अगर उसका यूरेनियम आप समझ लीजिए, आपने बिजली तैयार करनी है उससे, या आपने एटम बम तैयार करना है। तो जो हाथों में एक ये मोबाइल है, ये एक किस्म का बॉम्ब है, यूरेनियम है। उसका बच्चा क्या करेगा? उसमें अच्छे कंटेंट्स भी हैं और बुरे कंटेंट भी हैं। तो अगर बच्चा गलत साइड में थोड़ा सा भी चला गया तो वो उसको अट्रैक्ट बहुत जल्दी करेगा। अच्छी साइड को हम लोग अट्रैक्ट उतनी जल्दी नहीं होते। तो माता पिता अगर मेरी बात सुन रहे हैं, सबसे पहला है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें, अपने पास रखें। दूसरा, गूगल ने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई, अगर आपका बच्चा माइनर है, आप उसके मेल के कॉन्टेक्ट्स को अपने साथ शेयर करिए। और अगर आपने कितनी देर उसको इंटरनेट चलाने देना है, आप कंट्रोल करिए। कितनी देर आपने उस बच्चे को क्या देख रहा है, क्या एक्टिविटी इस वक्त कर रहा है, अगर वो पाठशाला में भी है या घर में भी है, माता पिता ऑफिस में, वहां से आप चेक कर सकते हैं बच्चे ने क्या कंटेंट्स देखे। तो कुछ ना कुछ तो चेक आवश्यक है। और चेक हमारे को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब 5th जनरेशन की बात की थी, वो इसलिए की थी, हमारे बच्चे हमारे से ज्यादा स्मार्ट, हमारे से ज्यादा एक्टिव हैं। 3 साल का 2 साल का बच्चा आजकल फोन यूज कर रहा है। तो हमको भी उनके साथ थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाने की आवश्यकता है। अगर हम पीछे रह गए तो कहाँ जैसे वो गिरेगा, हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो फोन आवश्यक है, लेकिन उस पर कंट्रोल माता पिता का होना चाहिए। मैं एक छोटा सा जी। ऐड इसमें और करूंगा। हमारे बच्चे बहुत सारे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, चाहे चंडीगढ़ पढ़ रहा है, मैं जहाँ जिस एरिया में, वहाँ बच्चे शिमला पढ़ने जा रहे हैं, किन्नौर के बच्चे रामपुर पढ़ने आ रहे हैं। बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए बच्चा ने बाहर जाना है, लेकिन उनका फाइनेंशियल कंट्रोल चेक वो कौन रखेगा? अगर आपने बच्चे को अकाउंट दे दिया है, एटीएम कार्ड दे दिया है, उसने चंडीगढ़ में पढ़ना है, लेकिन क्या उसका मैसेज आपके फोन पर नहीं आ सकता? अगर वो व्यवस्था आप कर लें कि आपने जो अकाउंट नंबर के साथ जो मोबाइल मैसेज सिस्टम है, वो आपके नंबर पर आए, घर पर आए, तो आपको पता लग जाएगा बच्चे ने कितने पैसे आज निकाले। आप उस वक्त भी पूछ सकते हैं, अच्छा 2000 निकाले किस लिए? अच्छा पापा मैंने किताब ली थी। अच्छा किताब दिखाओ, अभी डालो। या कहाँ घूम रहा है, उसकी आप चेक रख सकते हैं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ कंट्रोल उसके मोबाइल पर को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा, चाहे पासवर्ड के माध्यम से, चाहे मेल के माध्यम से, चाहे जो गूगल ने फैसिलिटीज दी है माइनर बच्चों के लिए, अगर माइनर है तो उसके दूसरा उसके कंटेंट्स जो वो देख रहा है, उसको कौन सा कंटेंट्स आपने अलाउ करना है और कौन सा अलाउ नहीं करना है, कितना दिन के लिए, एक समय के लिए आपने उसको इंटरनेट देना है, ये बहुत आवश्यक है। तो सभी से मेरा आग्रह है कि ये चीज पर थोड़ा सा फोकस करें। जी। शीतल जी, अब अंत में थोड़ा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप एक माँ हैं और एक एडवोकेट हैं और समाज में भी आप कल्याण के कई कार्यक्रमों में आपकी शिरकत रहती है। आप जो परिचर्चा में हमारी इस बातें सामने आई हैं, तो आप एक माता पिता को, खास करके महिलाओं को जिनके युवा बच्चे हैं, और उनके साथ साथ युवा पीढ़ी को आप क्या जागरूक करना चाहेंगी, क्या संदेश आप देना चाहेंगी, शीतल जी? जी, देखिए, आपने कहा कि मैं एक माँ हूँ और मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, तो मैं आए दिन ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ पे
हमारे पास माँ बाप आते हैं, कई अपनी जमीन बेच के आ रहे हैं, कई अपना घर गिरवी रख के आ रहे हैं, कई गहने गिरवी रख के आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को छुड़ाएं। मेरा प्रोफेशन है, मैं प्रोफेशनल हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं एक माँ हूँ, तो मुझे एक डर सताता है कि कहीं मेरा बच्चा ऐसे उसमें ना पड़ जाए कि कल को मैं इनकी जगह आ जाऊं। और कहते हैं कि कई बार घर में की सब अलग अलग अपने प्रोफेशन से हैं, तो जो वकील है वो घर में भी वकील टाइप रहते हैं। तो मुझे हमेशा, क्योंकि मेरे को जैसे सर ने कहा कि आप अपने बच्चे को चेक रखें, और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, कई बार बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी होती है कि मेरा बच्चा जब 4th क्लास में था, मैं तब से ही उसके बैग्स चेक करती थी, हर चीज चेक करती थी कि इसके बैग में कोई कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो बड़े बच्चों के साथ स्कूल बस में आता है कि इसको कोई ऐसी। तो कई बार हम उपहास का कारण भी बनते हैं, पर मुझे लगता है कि उपहास का कारण बनना ज्यादा अच्छा है कि कल को हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल जाए। क्योंकि इतना ज्यादा आप देखते हैं कंपटीशन है, पेरेंट्स भी बिजी हैं अपने अपने लाइफ में, कोई सोशल लाइफ में है, तब तो आप अपने घर में टाइम ही नहीं दे सकते हैं, और हम बच्चे कहीं ना कहीं बच्चों की अनदेखी होती है और बच्चे इस चीज का फायदा उठाते हैं। और सर ने कहा कि आजकल हमने खुद अपने बच्चों को एक बॉम्ब दे रखे हैं कि मोबाइल्स, और आजकल तो लॉकडाउन के उसमें तो जिन्होंने नहीं भी दिए थे उनको भी मजबूरन देने पड़े हैं। पर सर, क्योंकि हम लोग शायद एक मिलता जुलता काम करते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह से चलता है, तो सर ने जिस तरह कहा कि हम अपने बच्चे का मोबाइल कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम, जैसे मैं खुद हूं, मैं अपने बच्चे का पूरा, उसमें एप्स लॉक है जो अनवांटेड एप्स है उसकी, आप अपना स्कूल का काम कीजिए और फोन उतना ही यूज होगा। हमें ये, क्योंकि हम अब जब घर से इन चीजों को शुरू करेंगे तो एक बच्चे को डर होता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स अवेयर हैं, कल को मैं कुछ गलत करूंगा, क्योंकि बच्चों की क्या टेंडेंसी होती है कि हमारे माँ बाप को कुछ पता नहीं है, तो हम बच्चे को बताएं कि नहीं, अगर आप इंटेलिजेंट है तो हम आपसे सुपर इंटेलिजेंट है, आप गलत कुछ कर रहे हैं तो वी आर कीपिंग अ चेक ऑन इट। क्योंकि अगर हमने आपको फैसिलिटी दी है तो वो काम के लिए दी है, उसको मिसयूज आप करेंगे तो वी आर कीपिंग एन आई ऑन यू। क्योंकि जब पेरेंट्स नेग्लिजेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को नौकरों के हाथ में छोड़ जाते हैं, बच्चे ट्यूटर्स के हाथ में छोड़ दिए जाते हैं, दे डोंट केयर कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। यही से शुरुआत होती है कि जब ये सब सिस्टम उनका शुरू होता है। और जब हम, सर ने कहा कि हम बाहर तो बच्चे को भेजते हैं, बट हम, उसने 5,000 मांगे, 10,000 अब पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी भी एज कंपेरेटिव पास्ट, कि बच्चा दे रहा है, बस ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका खर्चा होगा। हमें, अगर हम बोलते हैं कि हमारे माँ बाप रूढ़ीवादी थे, हमारे जमाने में पेरेंट्स रूढ़ीवादी थे, तो वो अच्छी बात थी, रूढ़ीवादी थी तो शायद हम लोगों की जनरेशन बच चुकी। आज हम पेरेंट्स भी बहुत मॉडर्न थॉट्स रखते हैं, उन बच्चों को फ्री हैंड दे रखा है, और यही कारण है कि हमारे बच्चे ने अपना एक रास्ता बनाया हुआ है जो बहुत गलत उसमें जगह दिशा में जा रहा है। तो हम चेक रखें, अगर मेरी कैपेसिटी है 10,000 देने की, मेरी लाख रुपए देने की भी हो सकती है, पर मेरे बच्चे को अगर जरूरत नहीं है तो मैं उसको वो लेविश लाइफस्टाइल देने की मुझे नहीं जरूरत। क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा होता है तो आपकी एक टेंडेंसी है कि आप गलत उसमें भी जा सकते हैं। तो हम अपने बच्चे पे चेक रखें। और रही युवाओं को जो एक संदेश देने की बात, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब मैं जब कहीं लेक्चर्स भी देती हूँ किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो लोग तो एक बड़ा मोटिवेशनल मैसेज देते हैं, पर मेरा रहता है कि क्योंकि मैं डील करती हूँ कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वंस यू आर बिहाइंड द बार्स। आप जब जेल में चले गए तो आपके माँ बाप को क्या सहना पड़ता है, आपकी बहन के ऊपर एक स्टिग्मा लगता है, आपके छोटे भाई पे एक स्टिग्मा लगता है, आपके परिवार पे एक टैबू लग जाता है कि ये ड्रग एडिक्टेड है। और जब मैं कोई लेक्चर देती हूँ तो मेरा जो ज्यादा कंटेंट रहता है वो एक डराने वाला कंटेंट इसलिए रहता है क्योंकि बच्चों को डर नहीं है, उन्हें पता है ठीक है मैं चरस ले रहा हूँ, मैं चिट्टा ले रहा हूँ। और जब तक उसको ये नहीं पता है कि अगर आपको चिट्टा लेते हैं चरस में पकड़ लिया तो आप कितने साल को जेल के पीछे जाने वाले हैं, और आपके परिवार की क्या स्थिति होने वाली है कि अगर आपकी एक छोटी बहन है तो उस पर हमेशा के लिए होगा कि आपका भाई नशे के उसमें गिरफ्त में जेल में है, तो आपकी बहन के साथ क्या होने वाला, आपके भाई को कोई, आपके माँ बाप को कोई इज्जत नहीं देने वाला है। और अब अगर आप 1 किलो चरस के साथ पकड़े जाते हैं तो आप 10 साल के लिए जेल में जाएंगे ही जाएंगे। आप चिट्टे के साथ पकड़े जाते हैं तो इतने में आप इतने साल पीछे जाएंगे। और ड्रग्स में कोई ऐसा कानून अब तो मुझे लगता है कि कोई इजीली इनको छुड़ाने वाला भी कानून नहीं है। जब तक हम युवाओं के दिल में, एक दिमाग में, ठीक है, उनको अवेयर कीजिए, पर उनके डर ना हो कि इससे मैं क्या होने वाला है। उनको ये ना हो कि ठीक है पकड़े जाएंगे, बेल होगी, छूट जाएंगे, नहीं। उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है, और एक विजन के साथ हम आगे बढ़े। अभी सर ने शुरू में बताया कि बॉलीवुड हमारे सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारे बच्चों का जो आइडल है वो कौन है, हम इस चीज को देखें। स्वामी विवेकानंद हमारे आइडल है, जो रणवीर कपूर है वो हमारे आइडल है, या अमिताभ बच्चन हमारे आइडल है।
हमें उनका आइडल देखना है, क्योंकि जब मैं किसी को आइडल लेके चलूंगी कि मैं उनकी तरह बनना चाहूंगी। बॉलीवुड ने इतने ज्यादा इफेक्ट किया है कि आजकल इसको स्टेटस सिंबल माना जाता है। इफ यू डोंट टेक ड्रग्स, यू डोंट टेक एल्कोहल, तो आपको बहुत कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी माना जाता है। हमें युवा पीढ़ी को ये बताना होगा कि हमें अपनी एक पहचान बनानी है। अगर आपको स्टेटस सिंबल है तो आप महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, आप उन लोगों को देखिए जो बाहर जाके यूएस में जो अब नासा में हमारे साइंटिस्ट है, आप उनको देखिए, उनको आप अपना आइडल मानिए। अगर वो इन चीजों में पढ़ते, क्योंकि उन्होंने आइडल रखा था, तो आज वो उस स्थान पे पहुंचे हैं। हमारे बच्चों को दिशा के साथ उनकी जो डेस्टिनेशन है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, ताकि बच्चे गलत एक्टिविटीज में ना पड़े। और युवा है, युवा को अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उस एनर्जी को चैनलाइज करें। और वो चैनलाइज करना हमारी पूरी समाज की वो है ये, क्योंकि आप देखते हैं जिम्स खुले हैं हमारे। जिम, अगर मेरा बेटा जिम जाता है तो मैं उस पर चेक रखूंगी, क्योंकि जिम्स जो ऐसे स्थान है जो एक अड्डा बन चुका है आजकल ड्रग्स का, जगह जगह जिम खुल रहे हैं। आप देख रहे हैं लोग स्टेरॉइड्स के नाम पे या ड्रग्स के नाम पे अपनी बॉडी को बनाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को जब हम ध्यान में रखेंगे, तभी हम युवा पीढ़ी को एक दिशा दे सकेंगे। और उसको, इनकी युवाओं की दशा तभी बदलेगी जब वो एक एम्बिशन लेके आगे बढ़ेंगे। उनको पता है कि हमने क्या करना है, क्योंकि इससे हमारे परिवार तो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, पर जो हमारा समाज विकृत हो रहा है, ये बहुत गंभीर समस्या है। और हम आप लोग जैसे ही जब जी हाँ, डीएसपी अभिमन्यु वर्मा जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अभी जी सर। कोरोना काल है और नशा निवारण की जो आपकी पुलिस की प्रशासन की मुहिम थी वो पहले बहुत जोर शोर से चल रही थी। अब दोहरी चुनौतियां आपके सामने आ गई हैं कि आपने नशा निवारण के अभियान को भी बनाए रखना है और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उनका भी आपने सामना करना है। तो और जैसा अभी युवाओं के बारे में हमने बात की है, तो जो एडिक्टेड हैं उनकी तो रिक्वायरमेंट रहती है। तो वर्तमान में जहां सब कुछ बंद है या इस तरह की गतिविधियां, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बंद है या नए नए थ्रेट्स आपके सामने आ रहे हैं, तो एक पुलिस ऑफिसर के नाते महकमा और प्रशासन, आप दोनों मिलकर के इसको किस तरह से टैकल कर रहे हैं जो इसमें चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं कोरोना को लेकर के और नशा को लेकर के युवाओं में? सर, डॉक्टर साहब, जो कोरोना काल था इसमें चुनौतियां तो ज्यादा थी, क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था पुलिस हमेशा नाकों पर, चौराहों पर थी। और जैसे जैसे थोड़ा सा लॉकडाउन में कमी आई है लोगों को, तो उसमें थोड़ी चुनौती एक और बढ़ गई कि लोगों को जागरूक करना है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। और शायद लोगों के मन में ये भी है कि अच्छा, मुझे, क्योंकि इनविजिबल चीज है कोरोना, तो दिखाई भी नहीं देता, तो उससे उतना लोगों का, तो हमारी ड्यूटी दोनों तरफ काफी गंभीर रही है। लेकिन एक जो ये कोरोना काल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड, स्पेशली जो फर्स्ट फेज था, मैं कहूंगा कि एक एरिया के लिए वरदान भी रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद होने से जो पेडलर दिल्ली से इस सामान की सप्लाई कर रहे थे, चंडीगढ़ से कर रहे थे, हरियाणा से कर रहे थे, उसमें एक तो नेचुरल कमी आई। दूसरा, हमारा जो जितना नेटवर्क नाकों पर था, और हमारा अपना भी जो व्यक्तिगत मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसे केस भी पकड़े जो ट्राई कर रहे थे कि इस वक्त भी हम वो नशा जो है बच्चों तक पहुंचाएं, और उसमें हमें कामयाबी भी मिली। और उस कामयाबी का असर ये रहा कि औरों के मन में भी डर पैदा हुआ कि अगर इस वक्त भी हम कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट है। ऐसा नहीं है कि वो कोरोना को संभालने में या लोगों को व्यवस्थित व्यवस्था देने में ही बिजी है। तो उसका एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जो मेरे सोर्सेज इस वक्त चल रहे हैं उसके अनुसार, जो स्पेशली जो हीरोइन बाहर से आती थी, जो दिल्ली से आ रही थी या पंजाब हरियाणा से आ रही थी, उसमें तो कमी आई है। लेकिन एक और बीमारी साथ में शुरू हो गई है। मैं सच्चाई के साथ कहूं तो जो बच्चे एडिक्ट हैं उनकी मजबूरी ये है कि उनका शरीर मजबूर है कि उनको चाहिए। और ये चीज हमारे को परिवार के रूप में भी समझनी चाहिए और समाज के रूप में भी। और बहुत लोगों ने गलती भी की जब बच्चों को उन्होंने सुधारने की कोशिश की,
कहीं भी डॉक्टर के पास चले गए कि हमारा बच्चा चिट्टा पीता है, इसके लिए छुड़ाने के लिए दवाई दो। और उसका नुकसान डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा ये रहा कि बच्चों ने माफ कीजिएगा, थोड़ा सा बिजली का व्यवधान पड़ गया, तो उसका नुकसान ये रहा कि बच्चों ने एक पॉकेट में ड्रग्स, दवाइयां जो है एलोपैथिक ड्रग्स, वो रखी, और दूसरे में उन्होंने चिट्टा या हीरोइन रखी। अगर हीरोइन मिल गई, अवेलेबल है, तो वो यूज कर ली, अगर नहीं है तो माता पिता और अपने साथ धोखा कि दिखा रहे हैं कि पापा मैं तो इसको छुड़ाने की दवाई ले रहा हूं। तो उससे उन्होंने डबल नुकसान, माता पिता ने भी किया अपने बच्चे का और बच्चों ने अपना भी किया। तो ये जो इस वक्त जो स्थिति आई है, इसमें जो मेरे सोर्सेज हैं उसमें टेबलेट्स के रूप में दवाइयां आनी शुरू हो गई, जो एक बहुत खतरनाक स्थिति है। क्योंकि जब हम चिट्टा या हीरोइन की बात करते हैं, भांग की बात करते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ हमारे को पता है कि क्या सिम्टम है बच्चों के, क्या सिम्टम है ड्रग पेडलर के, और क्या इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन टेबलेट बहुत छोटी और बहुत आराम से आने वाली चीज है, और हो सकता है हमारे मेडिकल स्टोर्स में भी अवेलेबल हो और मिल रही हो। तो एक ये चुनौती अपने आप में नई चुनौती भी आई है। तो माता पिता से मेरा आग्रह फिर से रहेगा एक बार कि बच्चों पर बहुत बारीकी से नजर रखें। मैं थोड़ा सा समय अगर है तो मैं दो बात और कहूंगा कि जब तक हम बच्चे की पहचान नहीं करेंगे तब तक हम शायद उसमें उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो पहचान के लिए कुछ सिम्टम मैं यहाँ बताना चाहूंगा। नंबर एक फिजिकल सिम्टम है, और दूसरा है हमारे आसपास वातावरण के सिम्टम, जिससे हम पहचान सकते हैं कि कहीं हमारा बच्चा या हमारा पड़ोस का बच्चा कोई गलत तो नहीं है। नंबर एक, बच्चे का चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। जो हीरोइन का नशा लेने वाला बच्चा है हमेशा एक्टिव ज्यादा रहेगा, और अगर वो नशा भांग का यूज कर रहा है तो बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, वो थोड़ा स्लो रहेगा। दूसरा, जो फिजिकल फीचर की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा आंखों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर कोई बच्चा भांग का यूज नशा कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसकी आंखें हमेशा आपको लाल दिखेंगी। और अगर वो हीरोइन का यूज कर रहा है तो उसकी आंखें लाल नहीं होंगी, लेकिन स्टिल होंगी, जैसे वो घूर रहा है किसी को। भांग के नशे वाला हमेशा नजर चुराएगा, और लेकिन जो हीरोइन का नशा लेने वाला है हमेशा एग्रेसिव रहेगा। और साथ में एक इसका जो बॉडी है, बॉडी में जो इसका जैसे ही इसका थोड़ा सा असर कम होना शुरू होता है, तो बच्चे को रहता है कि कहाँ से मुझे ये चीज अवेलेबल होगी। और उस स्थिति में 4 से 6 घंटे के बीच में जब उसकी बॉडी अलाउ करती है, जब तक उसके नशा रहता है, और जैसे ही कम होने लगता है तो उसको छटपटाहट शुरू हो जाती है कि कहाँ से वो नशा मिलेगा। तो ये छोटे छोटे सिम्टम अगर हम थोड़े से पहचान करें अपने बच्चों की, अगर बहुत ज्यादा च्युइंगम का यूज कर रहा है, बहुत ज्यादा परफ्यूम का यूज कर रहा है वो नशे की गंध को छुपाने के लिए, या टॉयलेट में बहुत ज्यादा समय ले रहा है, बाथरूम में बहुत ज्यादा समय ले रहा है, तो क्यों ले रहा है? आसपास तो ये चीजें छोटी छोटी, घर में छोटी छोटी चोरियां हो रही है। हम लोगों को आदत होती है, मैं खुद एक घर जाता हूँ, पेंट हमने टांग दी, पर्स रख दिया टेलीविजन के ऊपर या किसी अलमीरा के ऊपर, फ्रिज के ऊपर। वैसे ही माता है वो अपनी शॉपिंग करके चाहे राशन लाए चाहे वो सब्जी लेके आए, पर्स रख दिया फ्रिज के ऊपर। कब 100 रुपए की 200 रुपए की चोरी हुई हमें नहीं मालूम। किसी दिन छोटी सी ज्वेलरी छोटी सी गुम हो गई, हम सोच रहे हैं गुम हो गई, लेकिन वो हो सकता है कि कहीं बच्चा गलत। तो ये छोटी छोटी चोरी होना, ये भी एक सिम्टम है जिससे आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब, अगर मेरे पास थोड़ा सा आसपास अगर हम फिजिकल फीचर की बात करें, ये देखिए एक फॉइल, ये यूज की गई है बच्चों के द्वारा। तो ये अगर आपके आसपास मिल रही है कि जो रोटी फॉइल पैक करने की है और जली अवस्था में आप देख लीजिए, तो ये एक सिम्टम है कि बच्चा हमारा एडिक्ट है। इसके अलावा ये देखिए, ये एक बच्चा मुझे मिला जिसके शरीर में बाजुओं में लगभग 60 से 70 इंजेक्शन के निशान थे। तो लेकिन क्या माता पिता को दिखाई नहीं दे रहा था? इंजेक्शन बच्चे यूज कर रहे हैं इसी के लिए। और बहुत एक साधारण सी चीज है, करेंसी नोट, ये क्यों मुड़ा है?
कभी माता पिता ने गौर नहीं किया। ये हमारा चिन्ह है कि हमारा बच्चा चिट्टे का ग्रस्त है, इसकी पाइप बनाई उसको यूज करने के लिए। और ये अगर आप देखेंगे तो नोटों की हालत ये है। तो ये छोटे छोटे अगर हम नजर रखेंगे बच्चों पर कि पहचाने हम कि कहीं हमारा बच्चा हमारा आसपास गलत तो नहीं हो रहा, तब हम उस चीज का कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये मैं इसलिए ये थोड़ा समय ज्यादा लिया कि ये समस्या है और ये हमारे आसपास समस्या है। और जो एक छोटा बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो पैदा होता है वो अपराधी नहीं होता। मैडम व्यास ने भी बात की कि जो छोटे बच्चे हैं उनका मिसयूज हो रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं कि जब उनको पहले शुरू में फ्री में दिया गया और फ्री में देने के बाद जब उनकी बॉडी एडिक्ट हो गई कि उनको चाहिए, मजबूरी है उनकी। और ऐसे ऐसे बच्चे मेरे पास आए हैं, माता पिता भी आए हैं कि जो घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, माता पिता के पास चाकू लेके जा रहे हैं कि हमारे को पैसे दो। किस लिए? क्योंकि बॉडी अलाउड नहीं कर रही, उनको चाहिए उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हैं। और जो छोटे बच्चे जो पेडलर बन रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है वो तो कमर्शियल क्वांटिटी भी ला रहा है। और बहुत अच्छा प्रयास हिमाचल में हो रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए कि हमने बहुत कोशिश की है। लेकिन जब तक हमारे को कई बार सूचना नहीं आती या सूचना आती है तो बहुत वेग आती है कि रामपुर में चीटा बिक रहा है, रामपुर में, लेकिन बेच कौन रहा है? ये तो सोसाइटी को ज्यादा पता होगा बहुत नजदीकी से, ताकि वो जितनी अच्छी से इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाए उतना अच्छा हम काम कर पाए। दूसरी तरफ जो ये कोरोना काल में कमी तो आई है, लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। ये मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं। अगर कमी आई है तो उसको हम, अगर 20% भी कमी आई, 10% भी कमी आई, तो क्यों ना हम इसको 50% की ओर ले जाए, 80% की ओर ले जाए, ताकि हमारे बच्चों का, क्योंकि एक हर माता पिता, हर एक बच्चे, उसके पास एक लाइफ है और एक उम्मीद है। माता पिता जब भी एक बच्चे को जन्म देते हैं और उसके बाद इसको पाठशाला को भेजते हैं, एक उम्मीद होती है। और हमारी सोसाइटी को एक बच्चे से उम्मीद है, हमारे देश को एक बच्चों से उम्मीद है कि वो कल को हमारे देश को आगे ले जाएगा। लेकिन जो एक समस्या, लेकिन जब हम एक दूसरे पर डालते हैं और हम बेसिक जो है समस्या उसको नहीं हल करते, तब तक ये समस्या अपने आप में गंभीर रहती है और आगे बढ़ती रहेगी। तो कोरोना काल में बहुत अच्छा पुलिस की तरफ से भी प्रयास रहे हैं, नाकाबंदी रही है, उसके कारण भी कंट्रोल रहा है। आवागमन की सुविधा नहीं थी, उसके कारण भी कुछ कमी आई है। और बीच में जो कार्रवाई पुलिस की रही है तो उससे उनका हौसला टूटा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, आप मानेंगे, हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली कि चिट्टा आ रहा है। हमने पूरी टीम ने पूरा ट्रक छान मारा, लेकिन ट्रक के प्याज के तोड़े में चिट्टा मिला। तो उनके प्रयास हैं अपनी तरफ से कि हम पहुंचाएं, लेकिन पुलिस के भी प्रयास लगे हैं लगातार कि हम बच्चों तक ये चीज ना पहुंचने दें। जी वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग समापन की ओर बढ़ना चाहेंगे, हमारा समय होने को है। जी सर। आज नशा निवारण को लेकर के बहुत एक गंभीर विषय पर परिचर्चा रही, जिसमें शीतल शर्मा व्यास जी हमारे साथ रही हैं। उन्होंने कानूनी तौर पे, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे बहुत सारे हमारे सामने रखा। और डीएसपी अभिमन्यु वर्मा जी ने भी अपने अनुभव और जो पुलिस प्रशासन की मुहिम नशे के खिलाफ चलाई जा रही है उसकी जानकारी हमें दी, और अभिभावकों को भी सचेत किया कि किस तरह से बचा जाए, किस तरह से हम इस नशे का जो ये अंधा एक युग चल रहा है इसके बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी है और हमारा मार्गदर्शन किया है। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा आयोजित साहित्य कला संवाद के इस कार्यक्रम में हमारे पैनलिस्ट डीएसपी अभिमन्यु वर्मा जी और एडवोकेट शीतल शर्मा व्यास जी का हम आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और संतोष गर्ग जी जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के संचालन में हमारा सहयोग किया, उनका भी हम बहुत बहुत आभार करते हैं। और कार्यक्रम के संपादन के लिए हमारे सहयोगी श्री हितेंद्र शर्मा जी का भी हम
आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑनलाइन एडिट करने में और संचालित करने में हमारा सहयोग दिया। हमारा ये प्रयास रहता है कि इस तरह के जो ज्वलंत विषय हैं, जो चुनौतियां समाज के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने हैं, उन पर हम समय समय पर विचार करते रहें। एक बार फिर से मैं डीएसपी अभिमन्यु वर्मा जी और एडवोकेट शीतल शर्मा व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप जिन श्रोताओं ने, जिन दर्शकों ने आज के इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया, हमारे साथ बने रहे, सुना, प्रेरणा प्राप्त की और मार्गदर्शन लिया, उनसे हम ये जरूर आशा करेंगे कि वे नशा निवारण की इस मुहिम में कानून और प्रशासन और पुलिस का भरपूर सहयोग करेंगे और अपना कर्तव्य निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।